नमस्कार साथियों। कोलकाता डॉक्टर बिटिया केस की कहानी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है, जिसमें हर एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब कोलकाता डॉक्टर बिटिया केस में और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आज आप लोगों को बहुत ही आश्चर्य होगा। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने किया है, जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वह उस रात अपने बेटे को लेकर आरजी कर अस्पताल में इलाज कराने पहुंची थी। उसने उस रात ऐसा क्या देखा था कि वह उसी दिन डॉक्टरों से भीड़ गई थी, पर उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। इस खुलासे के बाद नकाब के पीछे के वह सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो इस केस के असली गुनहगार हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर बिटिया केस में रोज कुछ ना कुछ चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर बिटिया के पिता ने जो खुलासा किया है वह हैरान कर देने वाला है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बेटी के डायरी से भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए और आरोपी संजय रॉय के मोबाइल फोन से जो सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं, वह जानकर आपका खून खोल उठेगा। संजय रॉय बार बार अपने बयान जरूर बदल रहा है, पर सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं, जिससे इस केस को हल करने में आसानी होगी और यह भी पता चलेगा कि क्या संजय रॉय ने यह घिनौना काम अकेले किया था या हॉस्पिटल में कोई और था जो उस रात संजय की मदद कर रहा था। इन अहम खुलासों के बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस भावुक लेटर का जिक्र करेंगे जिसे शुक्रवार को टीचर्स डे के मौके पर डॉक्टर बिटिया की मां ने लिखा और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की अर्जी लगाई। हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसी घटनाओं को लेकर आंदोलन करते हैं, पर कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पर डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत यह चाहता है कि बिटिया को इंसाफ मिले। इसी पर डॉक्टर बिटिया की मां ने यह भावुक लेटर लिखा है। डॉक्टर बिटिया की मां ने इस लेटर में लिखा कि उनकी बेटी को पैसों की नहीं बल्कि ढेर सारी डिग्रियों की जरूरत थी, जिससे वह कई सारे मरीजों का इलाज कर सके। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेस लैब्स हैं कि कुछ अच्छे लोगों की चुप्पी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है। डॉक्टर बिटिया की मां के साथ पूरा देश डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन लगता है यह केस हर गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो चौंकाने वाला मोड़ सामने आया, उससे केस को काफी हद तक सुलझने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम उस महिला के खुलासे पर आए जो अपने बेटे को लेकर उस रात अस्पताल पहुंची थी, आपको कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा, क्योंकि अब पूरी कहानी पलट चुकी है। अब तक आपने जो सुना या देखा उसमें काफी लीपापोती हो चुकी है। आइए जानते हैं सच क्या है। संजय रॉय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में जिस तरह एक के बाद एक घटना की कड़ियां उससे जुड़ती चली गई, उसने न सिर्फ वारदात के सच को बल्कि उससे संजय के कनेक्शन को भी बिल्कुल साफ कर दिया। 8 अगस्त की शाम से लेकर 8 और 9 अगस्त के बीच ही रात को अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल करने और फिर अगले दिन खुद के गिरफ्तार होने से पहले तक सीसीटीवी कैमरे से लेकर मोबाइल फोन की लोकेशन, सीडीआर और चश्मदीदों के हवाले से उसकी जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। 9 अगस्त को डॉक्टर के कत्ल की खबर मिलने पर कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग और सेमिनार हॉल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को ही खंगालना शुरू किया। इस कोशिश में उसे सेमिनार हॉल के आसपास कम से कम 15 लोग नजर आए, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की। चूंकि इन सारे के सारे लोगों का कत्ल के कोई लेना देना नहीं था, तो इन्होंने पुलिस के जवाबों का सही सही उत्तर दिया और शक के दायरे से बाहर निकल गए। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब भी पुलिस की जद में नहीं आया था, क्योंकि वह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैराक में ही जाकर सो गया था, वो भी नशे में धुत होकर। चूंकि अब तक पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल की टाइमिंग साफ तौर पर पता कर चुकी थी, उसने 8 और 9 अगस्त की रात 3 बजे से 4 बजे के बीच की सीसीटीवी फुटेज पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। इस दौरान फुटेज में संजय रॉय ही सेमिनार रूम के आसपास नजर आया।
अब चूंकि संजय राय दूसरे सीसीटीवी फुटेज में इसी अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास आता जाता हुआ दिख रहा था, तो पुलिस ने संजय के सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दिखाया। यह मरीज और कोई नहीं बल्कि संजय रॉय के दोस्त सौरभ का भाई था। इसी भाई को जब संजय रॉय की तस्वीर दिखाई गई तो उसने देखते ही संजय को पहचान लिया और उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। उधर शाम तक वारदात का शिकार बनी ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम से यह साफ हो चुका था डॉक्टर की मौत रात के खाने के करीब 4 घंटे बाद हुई है। चूंकि रात के खाने का वक्त करीब 12 बजे का था, तो यह बात भी साफ हो गई कि डॉक्टर की हत्या 4 बजे के आसपास की गई। उधर सीसीटीवी फुटेज में भी संजय रॉय करीब 4 बजे ही सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसे में दूसरे सबूतों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि इस मामले में संजय ही शामिल है। हालांकि संजय अब तक पुलिस की जद में नहीं आया था, वह पुलिस की पकड़ से उस वक्त तक बाहर था। दोपहर को जब सौरभ के भाई ने संजय रॉय की पहचान कर ली, अब तक सौरभ को नहीं पता था कि पुलिस संजय को खोज रही है। इसी बीच उसने संजय को फोन कर दोपहर के खाने के लिए बुलाया। अभी संजय रास्ते में ही था। तब तक सौरभ को उसके भाई ने फोन पर यह जानकारी दी कि पुलिस अस्पताल के सेमिनार रूम में हुए डॉक्टर के कत्ल के मामले में संजय को ढूंढ रही है। यह सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। हालांकि संजय के पहुंचने पर सौरभ ने उसे लंच सर्व किया और साथ ही उसे बताया कि अस्पताल में हुई हत्या के सिलसिले में पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सौरभ यह देखकर हैरान रह गया कि बेशिकन संजय ने सिर्फ मैं देखता हूं कहकर बात टाल दी। इसके बाद उसने खाना नहीं खाया, लेकिन बैरक में पहुंचकर उसने फिर से शराब पी। इसके बाद फिर वहीं सो गया। कोलकाता पुलिस जब उसको ढूंढती हुई पुलिस के बैराक में पहुंची तो नशे में धुत वो वहीं सोता हुआ मिला। गिरफ्तारी के फौरन बाद ही उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया बल्कि पुलिस से कहा, मुझे फांसी दे दो। लेकिन यह सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त की बात नहीं है। गिरफ्तारी के अगले दिन भी संजय रॉय के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह पूछताछ में बहुत आराम से सारी बातें कबूल कर रहा था। पुलिस को पूरी सीक्वेंस समझा रहा था। इस बीच पुलिस ने संजय के दोस्त सौरभ से भी पूछताछ की, जो वारदात से पहली रात उसके साथ था। सौरभ भी संजय की तरह ही एक सिविक वर्कर है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 8 अगस्त को उसने अपने भाई को इलाज के लिए आर्जी कर अस्पताल में भर्ती करवाया था। वह दोपहर को 1 बजे अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए अस्पताल के रिसेप्शन पर गया था। वहां उसने पूछताछ की और भर्ती हो जाने के बाद रात को 10 बजे वह फिर से अस्पताल पहुंचा। वहां संजय भी सौरभ के पास आ गया। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों मरीज को अस्पताल में छोड़कर बाहर गए और उन्होंने शराब पी। इसके बाद दोनों पहले नॉर्थ कोलकाता में मौजूद रेड लाइट एरिया सोनागाछी गए। वहां सौरभ तो एक अड्डे के अंदर चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। चूंकि संजय को सोनागाछी में अड्डे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला, जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के ही एक दूसरे जिस्म फरोशी के अड्डे चेतला में जाने का फैसला किया। चेतला साउथ कोलकाता में है और सोनागाछी से इसकी दूरी करीब 15 किलोमीटर है। 8 और 9 की रात को दोनों सोनागाछी से निकल बाइक से ही चेतला पहुंचे। लेकिन यहां भी संजय को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। यहां भी संजय का दोस्त सौरभ जिस्म फरोशी के अड्डे के अंदर गया था, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। पूछताछ में साफ हुआ है कि वहां खड़े खड़े ही उस रात संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया था और उससे वीडियो कॉल पर बात की थी। गर्लफ्रेंड से उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी मांगी। संजय रॉय दूसरे जिस्म फरोश के अड्डे पर पहुंचकर भी किसी से रिश्ते बनाने में नाकाम रहा। जब पुलिस ने इस सिलसिले में उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस को उसके इस जवाब पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब तक संजय रॉय के दिमाग में किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश कुल बुलाने लगी थी। इसलिए उसने जिस्म फरोशी के अड्डे में पहुंचकर भी किसी से रिलेशन नहीं बनाया। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसलिए उस रात शराब पिए होने के बावजूद बाइक संजय ही चलाता रहा। जब दोनों रेड लाइट एरिया से घूमकर दोनों आरजी करर अस्पताल के पास पहुंच गए तो संजय बैराक की ओर जाने की जगह अस्पताल की तरफ बढ़ गया। इस पर सौरभ ने उससे पूछा कि क्या वह बैराक की तरफ नहीं जाएगा, तो उसने कहा कि वह जाएगा। तब रात के करीब 2 बज रहे थे। सौरभ ने बताया
कि आरजी कर्रर अस्पताल की तरफ से भी एक सड़क बैराक की तरफ जाती है। इसलिए उसे लगा कि शायद संजय घूमकर उसी रास्ते से बैराक पहुंच जाएगा। पूछताछ में सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता कि इसके बाद संजय कब बैराक में लौटा। अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती अपने भाई के पास जाना था। इसके लिए जब वह संजय को जगाने बैरक में पहुंचा तो वह गहरी नींद में सो रहा था। 2 बार जगाने की कोशिश करने के बावजूद वह नहीं उठा। सौरभ का कहना है कि इसके बाद वह अकेला ही अस्पताल चला गया और वहां उसने डॉक्टरों से बात की। 9 अगस्त की दोपहर को डॉक्टरों से मुलाकात के बाद सौरभ ने कई बार संजय को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। असल में वह संजय को साथ में लंच करने के लिए बुलाना चाहता था। के बाद जब तक संजय सौरभ के पास पहुंचा तो वह लंच कर चुका था। सौरभ ने उसे आरजीकर में हुई वारदात के बारे में बताया और उसके बारे में पता करने को कहा, क्योंकि संजय की कई लोगों से जान पहचान थी। इस पर उसने कहा कि वह चेक कर रहा है। सौरभ की माने तो इसके बाद वह टॉयलेट जाने की बात कहकर निकला और फरार हो गया। उसने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने संजय को साथ में अस्पताल चलने के लिए कई बार कहा, लेकिन हर बार वह बचता रहा। आखिर में संजय ने एक दोस्त के साथ शराब पार्टी करने की बात कही और अस्पताल जाने से मना कर दिया। संजय बेशक आरजी कर्रर अस्पताल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वारदात के अगले दिन 9 अगस्त के रोज भी वह बेहद रिलैक्स और खुश दिख रहा था। उसे 9 अगस्त की रात 12 बजे यह पता चला कि पुलिस संजय को उस केस में गिरफ्तार करना चाहती है। उसने संजय को कई बार फोन किया, पर संजय ने फोन नहीं उठाया और फिर कुछ समय बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने अपने आप को बेगुनाह बताया। उसने बताया कि जब वह सेमिनार हॉल में गया उस समय डॉक्टर बिटिया की मौत हो चुकी थी और वहां उसका शव पड़ा था, जिसे देखकर वह डर कर भाग गया, जबकि संजय ने ही 10 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। क्या उसका इस तरह अपने बयान से यूटर्न लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा कि उसे फंसाया जा रहा है? और क्या वह निर्दोष है, या फिर संजय रॉय अब जान चुका है कि वह अब नहीं बच सकता, इसलिए नई नई कहानी बना रहा है? वहीं सुकांत मजूमदार ने संदीप घोष पर गुरुवार को सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के भी आरोप लगाए हैं। सुकांत मजूमदार ने एक डॉक्यूमेंट की कॉपी मीडिया के सामने पेश की, जिसने पूरे घटनाक्रम को बेहद संगीन बना दिया। यह सरकारी कागज एक ऑर्डर था जिसे संदीप घोष ने उस घटना के ठीक अगले दिन जारी किया था। इस ऑर्डर में सेमिनार हॉल के रिनोवेशन का जिक्र था। सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि यह डर जानबूझकर जारी किया गया, जिससे क्राइम सीन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके। वहीं डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने एक और खुलासा किया। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि पुलिस ने उनका साथ देने के बजाय उन्हें पैसे ऑफर किए। डॉक्टर बिटिया की मां ने कहा, जब मेरी बेटी का शव घर में रखा था तो पुलिस ने हमसे पैसे की डिमांड की। इन आरोपों से मामले में सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के माता पिता का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की। वहीं डॉक्टर बेटी के चाचा ने बताया कि पुलिस उनसे एक सादे पेपर पर साइन भी करवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और पेपर फाड़ दिया। न्याय की इस जंग में हर नया मोड़ केस को सिर्फ और सिर्फ उलझाता जा रहा है। हुगली के कोन नगर के रहने वाले 28 साल के विक्रम को गंभीर हालत में शुक्रवार को आरजी कर्रर लाया गया था। विक्रम की मां कविता भट्टाचार्य जी के मुताबिक बेटे का ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। वह गंभीर चोट आई थी, बहुत खून भी बह चुका था। जब हम बेटे को आरजी कर लाए तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी वर्ल्ड में भी डॉक्टर नहीं था। बेटे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे बेटे की जान चली गई। वहीं महिला के आरोप पर आरजी कर्रर की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत नहीं हुई। विक्रम को तुरंत ट्रामा केयर ले जाया गया था। अब इस पर भी लोग कह रहे हैं कि यह घटना उसी वक्त की है जब डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई, और इस घटना को लोग डॉक्टर बिटिया के केस से जोड़कर देख रहे हैं। अब धीरे धीरे सब सच बाहर आ रहा है, और कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पूरा देश मिलकर उसको उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। आप भी बताइए कि इन दरिंदों को किस तरह सजा देनी चाहिए। मिलते हैं
अगली वीडियो में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।